जब से जुलाई शुरू हुआ है 3 मेजर टेररिस्ट इंसिडेंट्स बलूचिस्तान में हो चुके हैं। इस सडन इंक्रीज की क्या वजूहात हैं और क्या ये किसी चीज का रिएक्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, हमें एक ओवरऑल स्टॉक टेकिंग करनी होगी कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है जिसकी वजह से एक्यूमुलेटिवली बलूचिस्तान में ये टेररिज्म अपस्केल हो रहा है। आपको याद होगा कि मई 25 में हमने बहुत बुरी शिकस्त दी इंडिया को कन्वेंशनल डोमेन में, और इंडिया को वर्चुअली हमने चेकमेट कर दिया। अब इंडिया के पास एक ही ऑप्शन है कि वो अनकन्वेंशनल डोमेन में जो टेररिज्म और इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयां उनको अपस्केल करे, और वो इंडिया अपस्केल कर रहा है बगैर किसी डर के। दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ भी कोइंसिडेंटली हमारे उसी टाइम फ्रेम में ताल्लुकात कशीदा हुए, हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से। सो वो एक फैक्टर 20 में शामिल है। अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी सेंचुरी है और वहां से वो ऑपरेट करते हैं। तीसरी तरफ जो कि पहले सैंक्शन था और अब वहां पे अमेरिका और इसराइल जो है वो उन्होंने एग्रेशन की हुई है। और हमें ये भी पता है कि इसराइल ने मल्टीपल ओकेजन्स पे ये इजहार किया है कि इसराइल भी बलूचिस्तान में इन्वॉल्व है। अच्छा। आज मैं सुबह देख रहा था, बल्कि आपके ही तवासत से मुझे पता चला कि स्वीडन की कोई जो स्कॉलर हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान की ऑक्युपाइड टेरिटरी है। अब इन सारी चीजों के होते हमारी नेबरहुड है। जी जी। इसके अलावा यहाँ पे सी पैक ने भी प्ले होना है, तो सी पैक के दुश्मन भी हैं जिसके ऊपर आगे हम मजीद बात करेंगे। यहाँ पे चाइना और यूएस की जो टसल और राइवलरी है वो भी चल रही है। इंडिया और चाइना की जो टसल और राइवलरी वो भी चल रही है। तो इन सारे महरकात को देखते हुए ये वन कैन कंक्लूड कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज किस वजह से बलूचिस्तान में बढ़ रही हैं। अच्छा, ऑपरेशन शाबान जो है बड़ी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो रहा है, लेकिन ये एक क्लियरेंस ऑपरेशन है। वंस अगेन इट इज अ रिएक्शन। हम लोग कोई प्रिवेंशन मेजर्स क्यों नहीं लेते? देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर हम थ्योरेटिकली बात करें कि एक फोड़ा जो है वो बार बार सरफेस हो रहा है, और ये फोड़ा इस वक्त 5वीं बार सरफेस हो रहा है, तो हमें ये तो एहसास जरूर होगा कि उसका इलाज आप ठीक नहीं कर रहे। बिकॉज अगर एक ही तरीके से इलाज होगा तो वो फोड़ा जो है वो परमानेंटली क्योर नहीं होगा। तो यहाँ पे अमेलगमेशन है जो कि 70 साल से बलूचिस्तान के साथ हमारा एक मैं समझता हूँ कि एलिनेशन रही है, फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन रही है, और उनको वो वसाइल नहीं मिले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बल्कि मैं कहूँगा कि मिले जरूर लेकिन लगे नहीं है। अच्छा। एक फिगर मैं आपको कोट करना चाहूंगा, 1947 से 2002 तक 200 बिलियन रुपीस मिले बलूचिस्तान को डेवलपमेंट के लिए, वेयर एज 2002 से 2008 तक मेरली 6 सालों में 400 बिलियन रुपीस मिले बलूचिस्तान को डेवलपमेंट के लिए। ओके। लेकिन चूंकि यहाँ पे सरदारों का होल्ड है, तो वो जो पैसा था वो ऑन ग्राउंड लगा नहीं। जो पीपल हैं, लोग हैं, उनकी बेहतरी नहीं आई। इस वक्त मुझे पता है कि बलूचिस्तान में बहुत बड़ी एफर्ट जारी है जिसमें कि स्कूल्स बिल्ड हो रहे हैं, रोड्स बिल्ड हो रही हैं, बहुत स्टेट ने भी ज्यादा आउटले दिया है, पैसा दिया है बलूचिस्तान में डेवलपमेंट के लिए। लेकिन ये कि वो जो 70 साल की जो कमियां हैं वो इतने शॉर्ट टर्म टाइम में पूरी नहीं होंगी। इस तरह की सिचुएशन में 3 मेन सेगमेंट्स होते हैं। एक टेररिस्ट जो आपके साथ लड़ रहे हैं, दूसरे उनके सिंपथाइजर्स, और तीसरे फेंसिटर्स जो जनरल मार्चर्स हैं। ओके। स्टेट की कोशिश है और होनी भी चाहिए कि इन तीनों सेगमेंट्स को एड्रेस किया जाए, ताकि जो सिंपथाइजर्स हैं वो टेररिस्ट ना बने और जो फेंसिटर्स हैं वो सिंपथाइजर्स ना बने। ठीक है। अच्छा, ये आपने फिगर्स मुझे दिए हैं, तो ये हम क्या कर से इकदामात ले सकते हैं कि ये मनी जो है ये ऑन ग्राउंड एंड यूजर तक भी पहुंचे? देखिए, मैंने पर्सनली बलूचिस्तान में सर्व किया 2012 से 2014 तक एक सीनियर पोजीशन पे, और मेरा उस वक्त ये ख्याल था कि मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, आज जो थ्रेट है वो थोड़ी डिफरेंट लेवल की है, लेकिन उस वक्त मेरी ये असेसमेंट में, चूंकि मैं फाटा के एक्सपीरियंस के साथ गया था,
तो मेरी असेसमेंट में जो थ्रेट थी उस वक्त बलूचिस्तान में वो 1/10 भी नहीं थी फाटा के कंपैरिजन में। अच्छा। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर हम फाटा में रोड्स बना सकते हैं इतनी हाइटेंड थ्रेट में, तो बलूचिस्तान में क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वहां पे तरीकाकार ये था कि अपने चहेते कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो उन्होंने अपनी मोबिलाइजेशन मनी ली, उन्होंने अपने ही इक्विपमेंट को खुद ही आग लगाई और ये कहा कि टेररिस्ट ने हमला किया इसलिए हम जा रहे हैं। वेर एज जब हम लोगों ने भी इंसिस्ट किया, स्टेट ने भी रियलाइज किया, तो एफडब्ल्यूओ को वो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना शुरू हुए और सड़कें बनना शुरू हो गई। उस टाइम फ्रेम में N85 बनी, M8 बनी, और ये वो सड़कें हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं सी पैक के लिए भी, और ये जो है बलूचिस्तान के फार फ्लैंग अंडर प्रिविलेज जो रीजन हैं उनकी कनेक्टिविटी के लिए भी। तो मेरे नज़दीक स्टेट का काम सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि स्टेट का काम ये भी इंश्योर करना है कि वो पैसा गलत जगह पे ना लगे और वो सही जगह पे लगे। ठीक है। अच्छा, बलूच इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट भी काफ़ी एक्टिव नज़र आए हैं हमें बलूचिस्तान में रिसेंटली। प्रीवियसली ये समझा जाता था कि टीटीपी का जो हब है वो केपीके में है। ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज़ बलूचिस्तान में कैसे और क्यों कर एक्सपैंड कर पाई है? गुड क्वेश्चन। देखिए, बात यह है कि दोनों सूबे हमारे बलूचिस्तान के साथ लगते हैं, केपीके और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान को मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स समझता हूँ कि वहाँ पे ईरान भी, एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ जो है वो अफगानिस्तान है। ये दोनों सूबे जो है वे अफगानिस्तान को टच करते हैं, केपीके एज वेल एज बलूचिस्तान। तो इसलिए जो अगर मैं बड़े लेवल की चीज़ें देखूँ कि वो फोर्सेस जो सी पैक नहीं चाहती, वो फोर्सेस जो चाइना को कंटेन करना चाहती हैं, उन फोर्सेस के लिहाज से अगर मैं देखूं तो बलूचिस्तान इमर्ज होता है एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रादर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, क्योंकि बलूचिस्तान में अगर डिस्टर्बेंसेस होती हैं तो फिर सी पैक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एक्सटर्नल पावर्स के बिहेस्ट पे ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और उस सारे सिस्टम में बलूचिस्तान ज़्यादा मर्ज होता है एज कम्पेयर टू केपीके, और उस वजह से आप देख रही हैं कि वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं वो बलूचिस्तान में भी इस वक्त इफेक्टिव है। ठीक है, आपने अभी सी पैक की बात की और आपने कुछ एक्सटर्नल पावर्स की भी बात की, और उसके साथ साथ ये भी हमने देखा है कि लोकल्स भी जो हैं वो भी सी पैक के अगेंस्ट अटैक्स में इन्वॉल्व्ड हैं। क्या चाहते हैं फॉरेन पावर्स और लोकल्स? व्हाई डोंट दे वांट टू सी सी पैक सक्सीड? ओके, थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहले मैं गवादर की बात करूंगा। गवादर एक वो पोर्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम है इन द वर्ल्ड कार्गो हैंडलिंग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मैं आपको बताऊं कि अमेरिका गवादर के खिलाफ है क्योंकि चाइना को कंटेन करना है, इंडिया गवादर के खिलाफ है क्योंकि पाकिस्तान को कंटेन करना है और चाइना को कंटेन करना है, यूएई गवादर के खिलाफ है क्योंकि दुबई एक राइवल पोर्ट है, ईरान कुछ अरसे तक, अब हालात थोड़े तब्दील हो रहे हैं, वो गवादर के खिलाफ क्योंकि चाबहार एक अल्टरनेट पोर्ट है। विद इन द इंटरनल डायनेमिक्स अगर मैं पॉलिटिकल फैक्टर्स के मैं देखूं विद इन पाकिस्तान, तो MQM जो है जो डोमिनेट करती रही है कराची को, वो भी गवादर के खिलाफ क्योंकि कराची पोर्ट की मोनोपोली खत्म होती है। MQM ने थ्रू आउट पोर्ट एंड शिपिंग की जो मिनिस्ट्री है वो अपने अपने पास रखी है थ्रू आउट। तो ये देखें कि गवादर के कितने ज्यादा इन अ वे वो राइवल्स बन जाते हैं जो जो नहीं चाहते कि गवादर बने। नाउ दूसरा जो पार्ट है सी पैक वाला, किसी भी जब भी कुछ चेंज आती है तो कुछ फोर्सेस होती हैं जो चाहती हैं कि वो चेंज आए और कुछ फोर्सेस चाहती हैं कि वो चेंज ना आए। हमें देखना होगा कि चाइना के लिए तो बहुत बड़ी चेंज है। चाइना जो है वो एक ओशियन कंट्री से 2 ओशियन कंट्री बनता है। आजकल आपने सुना होगा कि स्ट्रेट ऑफ मलाका की क्लोजर की बातें चलती हैं। यस। तो अगर एक दरवाजा दो तो चाइना के लिए अल्टरनेट डोर जो सी पैक वाला वो खुला रहता है। सही। पाकिस्तान के लिए भी है क्योंकि हम लड़ाई के रास्ते से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रास्ते पे जा सकते हैं सी पैक के थ्रू। अब जो जो कंटेंडिंग फोर्सेस है, दूसरी जो फोर्सेस की जो टाइप है जो चाहती हैं कि चेंज ना आए, उनमें कौन कौन है? अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये चेंज आए क्योंकि इस चेंज से इंडियन ओशन में चाइना को डायरेक्ट एक्सेस मिलती है। जो उन्होंने किसी टाइम के ऊपर रशिया को डिनाई की थी वो अब चाइना को मिल रही है। इंडिया नहीं चाहेगा कि बने
क्योंकि इंडिया जो है वो बाईपास हो जाता है और इंडिया उस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता चाइनीज ट्रेड को अगर कल को कोई इनकी कुछ असल होती है। तो ये वो फोर्सेस हैं जो कुछ ऐसी भी फोर्सेस हैं जिनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। अब इसराइल जो है वो भी इस मैट्रिक्स में जंप मार गया है, उसके अपने इंटरेस्ट। तो सारी चीजों को देखते हुए ये फोर्सेस जिनको मैं कहता हूँ रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस जो नहीं चाहती कि चेंज आए, वो नबर्द आजमा है कि सी पैक ना बने। और मैंने जो पीएचडी की थी उसका बेसिक जो था सब्जेक्ट दैट वाज स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑफ सी पैक। ओके और मेरा पर्पस सी पैक की को जो थ्रेट्स हैं वो आइडेंटिफाई करूं, और 4 थ्रेट्स मैंने आइडेंटिफाई की थी एंड आई फील सॉरी टू से कि मुझे चारों ऐसे लगता है कि इस वक्त इन प्ले हैं।